राज्यपाल महोदय से निवेदन इस सुखद अवसर पर कृपया आशीर्वचन प्रदान करें। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव जी, कुल सचिव श्री अबू सुफियान चौहान जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, यहाँ आए हुए अभिभावकगण, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के साथ हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के इस गरिमा में प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। ये प्रथम दीक्षांत समारोह है, इसलिए और भी आनंदित हूं मैं। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर की बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत वह अवसर है जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नए जीवन में प्रवेश करता है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु केवल विद्यार्थी ही नहीं होता, बल्कि उसके परिवार का सदस्य माना जाता था। प्रातः काल से निद्रा पर्यंत वह गुरु के पर्यवेक्षण में रहता था और इस तरह शिष्य का सतत मूल्यांकन भी होता रहता था। आज जितने लोगों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और जो उपाधियां प्राप्त हुई हैं, ऐसे सब लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 7 छात्र, लेकिन 7 की 7 छात्राएं ही हैं। छात्र भी होने चाहिए थे लेकिन छात्राओं ने पूरा स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है और उपाधि धारक 79 में 33 छात्रा हैं, 42% और 46 छात्र हैं, 58%। मित्रों, मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, जिन जिन विश्वविद्यालय में मैं दीक्षांत समारोह में जा रहा हूं, सभी दीक्षांत समारोह में लगभग स्वर्ण पदक प्राप्त करता छात्राएं सर्वाधिक, पीएचडी उपाधि प्राप्त करता छात्राएं अधिक, कहीं कहीं 80% से ज्यादा छात्राएं। यह मैं शुभ लक्षण मानता हूं। नए भारत के निर्माण के लिए छात्राओं का आगे आना, नारियों का आगे आना बहुत ही शुभ दिशा की तरफ संकेत करता है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, ये छात्राओं के परिश्रम के आधार पर जिस ढंग से वातावरण का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को वो प्रमुखता प्रदान करेगा। जैसे हमारे उद्घोषका महोदया ने सुधीर राजीव जी के बारे में कहा कि अगर महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखना है तो इनको आप अपने विश्वविद्यालय के कुलपति को देख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ लक्षण है। जब आचार्य शिष्य के प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाते थे, तब उसके स्नातक होने की घोषणा करते थे। उत्तीर्ण छात्र को आचार्य स्वयं तब माला पहनाकर और हंस के चिन्ह वाले दुकुल यानी रेशमी दुपट्टा उड़ाकर उसके दीक्षित होने की पुष्टि करते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद शिष्य के घर लौटने की प्रक्रिया उसका समावर्तन संस्कार होता था। इससे पहले गुरु या कुलपति विद्यार्थी को आदर्श जनित भावी जीवन के लिए अंतिम उपदेश देते थे। तैत्तिरीय उपनिषद में इस उपदेश का बहुत सुंदर वर्णन है। तैत्तिरीय उपनिषद
वाली अंतिम शिक्षा है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः, मैंने अंश ही आपके समक्ष रखा है। यह पूरा श्लोक है जिसमें जीवन कैसे आदर्श रूप में जिया जाए इसे व्याख्यायित किया गया है। इसका मूल जो भावार्थ है वह यह है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आगे के जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने हेतु विद्यार्थी संकल्पबद्ध हो। सत्य सबसे ऊपर है, उससे भी ऊपर कुछ है तो वह है सत्य का आचरण, धर्म का आचरण। धर्म का अर्थ यहां है कर्तव्य का पालन, और मैं यह मानता हूं कि कर्तव्य है कि आजीवन हमें कुछ नया सीखें और मानवता के भले के लिए कार्य करें। आप सबसे दीक्षा से जुड़ी इस प्राचीन परंपरा को साझा करने का उद्देश्य यही है कि दीक्षांत की हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसके मूल को आप समझें। पत्रकारिता और जनसंचार की शिक्षा को मैं दूसरी शिक्षाओं से अलग और इस मायने में विशिष्ट मानता हूं कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसका सीधा सरोकार जनता से। लोकतंत्र के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके बाद चौथा स्तंभ पत्रकारिता को ही माना गया है। मैं ये भी मानता हूं कि लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य किसी के जरिए होता है तो पत्रकारिता ही है। इसलिए इससे जुड़ी शिक्षा और दीक्षा को मैं विशिष्ट कहता हूं। और जब ये कहता हूं तो आज जिन विद्यार्थियों ने यहाँ इस प्रथम दीक्षांत समारोह में पदक और उपाधियां प्राप्त की है, उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसका उपयोग आम जन को लाभान्वित करने, समाज के भले के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए वह करेंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यह विश्वविद्यालय जिन हरदेव जोशी जी के नाम से स्थापित है, वह स्वाधीनता सेनानी होने के साथ ही 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जन सरोकारों से उनका गहरा नाता था और मुझे पता है कि बागड़ क्षेत्र में सर्वहारा कल्याण के साथ जन जागरूकता के लिए भी उन्होंने महती कार्य किया। उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि जन मुद्दों के प्रति पकड़ रखते शिक्षण के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से भी आप प्रत्यक्ष नाता रखें। इसी से पढ़े हुए ज्ञान का व्यवहारिक लाभ मिल सकेगा। हमारे यहां जब प्रथम प्रेस आयोग बना था तो समाचार पत्रों को व्यवसाय नहीं, लोकोपयोगी सेवा ही माना गया था। बाद में जब पत्रकारिता में व्यावसायिक प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई तो फिर नियामक और आचार संहिताएं बनी। पर मैं यह भी मानता हूं कि जिस कर्म से दूसरों के हितों के लिए, उनकी जागरूकता के लिए और उनको सूचना और ज्ञान संपन्न करने के लिए कार्य किया जाता है, वह तो अपने आप में ही आदर्श होता है। इसलिए इसके लिए पृथक से किसी प्रकार के नियामक की बजाय स्व आचार संहिता ही अधिक कारगर होती है। पत्रकारिता का मूल ही है स्वस्थ मूल्यों का निर्वहन। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में जब नस्लभेद के कारण ट्रेन से बाहर फेंकते हुए पीड़ित किया गया था, उन्होंने तब 23 वर्ष की वय में प्रमुख हथियार के रूप में पत्रकारिता को ही अपनाया था। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और पहला संपादकीय ही ओवर सेल्वेस यानी हम स्वयं लिखा था। इस अखबार की जरूरत के बारे में उन्होंने लिखा था, भारतीय समाज दक्षिण अफ्रीका के राजकीय शरीर का निर्जीव अंग नहीं है, उसे जीवित अंग सिद्ध करने के लिए यह पत्र निकाला गया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने तब लिखी थी। और मैं समझता हूं पत्रकारिता का मूल अर्थ ही यही है, जो व्यक्ति को, समाज को उसके जीवित हैं इसका एहसास कराए रखता है। पत्रकारिता के अंतर्गत
सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े पक्ष समाहित हैं। इसलिए इनकी गहराई में भी जाने की जरूरत है। जब ये कहा जाता है कि मीडिया लोगों को सूचना संपन्न करता है, तो इसके तहत इस बात को भी देखे जाने की जरूरत है कि मीडिया में जो सूचनाएं या कहे समाचार प्रकाशित प्रसारित किए जाते हैं वह तथ्यपरक हों और इस तरह से प्रस्तुत किए जाएं कि उनको लेकर किसी तरह का कोई भ्रम या उत्तेजना का ऐसा वातावरण नहीं बने जिससे कहीं उन्माद फैलने की स्थितियां निर्माण हो सके। मीडिया व्यक्ति को शिक्षित करता है। स्वाभाविक है कि उसके जरिए जो वैचारिक सामग्री प्रदान की जाती है वह इतनी विश्लेषण पर ज्ञान से लबरेश और तटस्थ होनी चाहिए कि कहीं किसी पक्ष की अवहेलना वहां नहीं हो। इसी तरह मनोरंजन के नाम पर फूहड़ता और अनर्गल कुछ भी परोसने की प्रवृत्ति से भी मीडिया को बचना चाहिए। मनोरंजन ऐसा हो जिससे मन रंजित हो। मैं चाहता हूं कि मीडिया की शिक्षा के अंतर्गत यह प्रयास निरंतर होना चाहिए कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के निहितार्थ को विद्यार्थी ठीक से समझ सके। हमारे यहाँ आधुनिक पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा प्रकाशित अखबार बंगाल गजट से मानी जाती है। यह एशिया में छपने वाला पहला मुद्रित अखबार था और ब्रिटिश हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी की भ्रष्ट रणनीति को उजागर करने के उद्देश्य से निकाला गया था। परंतु इसकी सामग्री का अवलोकन करेंगे तो यह भी पता चलेगा कि आरंभ में हिक्की ने इससे सभी मुद्दों पर प्रखर होकर लिखा, पर बाद में दुर्भावना से ग्रस्त ऐसे अधिकारियों पर अधिक लिखा गया जिनसे उनके व्यक्तिगत मतभेद थे, बल्कि अधिकारियों की पत्नियों को भी निशाना बनाया गया। भारत के इस प्रथम प्रकाशित अखबार की चर्चा के बहाने आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय पत्रकारिता इस तरह की कभी नहीं रही है। हमारे यहाँ पत्रकारिता आरंभ से ही जन जागरूकता के साथ आदर्श जीवन मूल्यों से जुड़ी रही है। आजादी आंदोलन में देश के लोगों को जगाने में पत्रकारिता का महती योगदान रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारिता पुरोधाओं ने भाषा की शुद्धता के साथ विचारों के उजास संवाहक रूप में इस पवित्र कर्म को आगे बढ़ाया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, शिव प्रकाश गुप्त, महात्मा गांधी आदि के पत्रकारिता कर्म पर जाएंगे तो यह भी पता चलेगा पत्रकारिता के भारतीय मूल्य आदर्श जीवन से जुड़े ऐसे रहे हैं जिनसे व्यक्ति वैचारिक रूप में संपन्न होने के साथ ही अच्छा सोचने, अच्छा करने के लिए भी प्रेरित होता रहा है। लोकतंत्र की हमारी शक्ति विविधता और बहुलता में निहित है। जितने प्रकार के विचारों को निरपेक्ष भाव से समाज में जगह मिलेगी और समाज में उतनी स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता की गुंजाइश बढ़ेगी। यही पत्रकारिता का ध्येय भी होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय पत्रकारिता के पुरोधा देवव्रत शास्त्री जी द्वारा लिखित गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जीवनी का पारायण कर रहा था। उन्होंने प्रताप समाचार पत्र जब निकाला तो सदा इस बात को ध्यान में रखा, कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं हो जिसे पाठक अच्छी तरह समझ न सके, ऐसी सामग्री नहीं हो जिससे पाठकों की रुचि बिगड़ती हो। यह वह समय भी था जब हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा को लेकर बहुत से विवाद चल रहे थे। तब गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने अखबार में जो लेख प्रकाशित किए वही बाद में शुद्ध हिंदुस्तानी जबान बनेगी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को उन्होंने अपने पत्र में हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही श्यामलाल गुप्त ने कवि प्रसिद्ध झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की, जो बाद में जन जन की जुबान पर चढ़ा। तो यह थे पत्रकारिता के तब के सरोकार। मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता और जनसंचार का मूल ध्येय ही यही है कि उसमें जन सरोकारों की ही सदा प्रधानता हो। जो भाषा मीडिया में प्रयुक्त होती हो वही बाद में लोग अपनाते हैं। इसलिए भाषा की शुद्धता, उसे बरतने का शौर्य भी बहुत जरूरी है।
मैं चाहता हूं पत्रकारिता शिक्षा के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कैसे यहां से निकलने वाले हमारे भावी पत्रकार भाषाई शुद्धता के साथ शब्दों के बेहतरीन प्रयोग से जन जन में लोकप्रिय हो। मीडिया सामाजिक सरोकारों का संवाहक होता है, इसलिए वहां सावधानी और सतर्कता दोनों ही जरूरी है। कई बार जब प्रिंट मीडिया में बगैर तथ्यों के भाषाई शुद्धता के बगैर बहुत बड़े समाचार मुख्य पृष्ठ पर छपते हुए देखता हूं, टेलीविजन चैनलों पर किसी खबर को एंकरों द्वारा चिल्ला चिल्ला कर प्रस्तुत करते हुए देखता हूं तो दुख होता है। यह पत्रकारिता नहीं है। अपनी स्थापना के आग्रह, इनसे बचे जाने की जरूरत है। पत्रकारिता और जनसंचार पवित्र कर्म है। इसमें आम जन का सर्वाधिक भरोसा होता है और यह भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी भी पत्रकारिता से जुड़े लोगों की है। इसलिए समाचार और विचार प्रस्तुति के ढंग पर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि मीडिया शिक्षण से जुड़े संस्थान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया की जरूरतों का आकलन कर वह शिक्षा प्रदान करते हैं, परंतु मैं आज इस दीक्षांत समारोह में यह बात भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि जैसे संस्कार हम शिक्षा में प्रदान करेंगे, भविष्य की वैसी ही दिशा हमारी बनेगी। इसलिए मीडिया शिक्षा के अंतर्गत इस बात को भी चिन्हित किया जाए कि पत्रकारिता में वैचारिक सामग्री आखिर क्यों कर कम होती जा रही है। मीडिया शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान में जो कुछ पत्र पत्रिकाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उसी को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि उसकी बड़ी अनिवार्यता ही मैं ये मानता हूं कि इसके जरिए स्वस्थ पत्रकारिता मूल्यों की ओर युवा पीढ़ी को प्रेरित किया जाए। इसलिए मीडिया शिक्षण विश्वविद्यालय का बड़ा दायित्व यह भी है कि कैसे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी मौलिक चिंतन के साथ गंभीर विश्लेषणात्मक पत्रकारिता के प्रति और सकारात्मक जीवन मूल्यों के लिए प्रेरित हों। आपके विश्वविद्यालय के नाम के साथ पत्रकारिता के साथ जनसंचार शब्द भी जुड़ा हुआ है। जनसंचार का अर्थ होता है सूचनाओं को पाठ, श्रव्य, दृश्य रूप में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम आज समय समय पर बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाता है। मैं लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहा हूं। सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थाओं में मैंने कार्य किया है और यह अनुभूत किया है कि जितना जरूरी लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि लोक हित से जुड़े कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं का प्रभावी रूप में प्रसार किया जाए। जनसंचार माध्यमों का समुचित उपयोग करते हुए कैसे स्वस्थ और वैचारिक जनसंपर्क पत्रकारिता को नए आयाम मिले, इसके लिए भी मीडिया शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। पत्रकारिता को आधार सामग्री जनसंपर्क विभाग और सरकारी सूचना सेवाओं से ही प्राप्त होती है। इसलिए यह भी जरूरी है कि इन सेवाओं के लिए भी मीडिया शिक्षण संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध कराने के अधिकाधिक प्रयास हों। नई शिक्षा नीति कौशल विकास के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। मैं चाहता हूं पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय भी भविष्य की आवश्यकताओं के आलोक में ऐसे व्यवहारिक पाठ्यक्रमों का निर्माण अपने यहाँ करें जो वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जिनसे विद्यार्थियों के सृजन को पंख लगे और जिनसे पत्रकारिता और जनसंचार के स्वस्थ मूल्य पोषित हों। पत्रकारिता शिक्षण का मूल आधार पर्यवेक्षण क्षमता का विकास है। अपने आसपास जो कुछ हो रहा है, होता है, उसे किस तरह देखा और परखा जाए। कैसे हर दिन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना समस्या के प्रति विद्यार्थी सतर्क रहे और उसके महत्व को समझे और फिर उसको वैसे ही बगैर किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करने के प्रति उत्सुक हो। इस सब के लिए पत्रकारिता में सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक शिक्षण की सर्वाधिक उपादेयता है। मुझे बताया गया है कि अभी आपके इस विश्वविद्यालय में
नियमित शिक्षकों का बहुत बड़ा अभाव है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि पत्रकारिता एवं जनसंचार शिक्षण की गंभीरता को देखते हुए यहां पर नियमित नियुक्तियों की जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैंने इसलिए भी इसको लिखा कि मुझे पता था कि यहाँ मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हैं उनके सामने बात जाती तो ज्यादा अच्छा रहता है। और मैं कुलपति महोदया से जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस समस्या के बारे में अवगत कराएं, निश्चित रूप से उसका समाधान हो। मीडिया के लिए दौर चुनौती भरा है। पल पल की घटनाओं को त्वरित देने की बड़ी चुनौती मीडिया और जनसंचार दोनों ही स्तरों पर है। ऐसे दौर में वैचारिक संपन्नता बनाए रखते हुए धैर्य के साथ खबरें और सृजन सामग्री कैसे प्रभावी रूप में संप्रेषित हो, इसके लिए आपका यह विश्वविद्यालय भविष्य की किसी प्रभावी कार्य योजना पर कार्य करे, ऐसी मेरी कामना है। पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षण में स्वस्थ समालोचना के लिए भी विद्यार्थियों को सदा तैयार रहना चाहिए। मुझे कहीं पढ़ा हुआ एक प्रसंग याद आ रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो लिखते थे, उस पर कभी हरिशंकर परसाई जी ने कटाक्ष करते हुए सार्वजनिक यह लिखा था कि उनके हर पैराग्राफ में आवृत्तियों की भरमार होती है। उन्होंने कुछ शब्द भी ऐसे बताए जिनका प्रयोग हर पैराग्राफ में बार बार करते ही थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी परसाई जी से बहुत वरिष्ठ थे। ऐसे में होना तो यह चाहिए था जो बुरा मान जाते, पर हुआ बिल्कुल उलट। उन्होंने हरिशंकर परसाई जी के लिखे पुनरावृत्ति वाले शब्दों की सूची बनाकर अपने लिखने के टेबल के पास टांग ली ताकि जो दोष है उसका सुधार हो सके। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं पत्रकारिता और जनसंचार शिक्षण में इस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है कि हम अपनी स्वस्थ आलोचना के लिए सदा तैयार रहें। इसी से उत्तरोत्तर विकास की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। मैं इस अवसर पर विद्यार्थियों का यह भी आह्वान करूंगा कि वो सत्य लिखने, सत्य को देखने और उसे अपने लिखे में बगैर किसी हिचकिचाहट के रूपांतरित करने के लिए निरंतर प्रयास करें। आपका लिखा उत्कृष्ट वैचारिकता से परिपूर्ण, निरपेक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक होने के साथ सूरज से परिपूर्ण तभी होगा जब आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे, दूसरों को सुनेंगे और उसे गुनेंगे। जानकारी और ज्ञान के बीच के महीन भेद को भी समझने की जरूरत है। याद रखें, ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं है, ज्ञान विश्लेषण है, विवेचन है, तर्क है और परंपरा भी है। इसलिए ध्यान रखें, किसी भी विषय के बारे में जानना, सूचना एकत्र करना ही पत्रकारिता नहीं है। असली काम तो इसके बाद प्रारंभ होता है। जो कुछ सार्वजनिक किया जाए उसको परंपरा से जुड़े सूत्रों के साथ पूर्ण विश्लेषण, विवेक और तर्क के साथ प्रस्तुत किया जाए। यह भी ध्यान रखें कि आपके लिखे से किसी की निष्ठा का हनन नहीं होना चाहिए। आप सबसे यह विस्तृत संवाद इसलिए शायद हो गया कि पत्रकारों और इसकी पढ़ाई करने वालों से सदा मेरा निकट का नाता रहा है। सार्वजनिक जीवन में काम करता रहा हूं। स्वाभाविक है, पत्रकार और हमारे जैसे लोग बड़े निकटता के साथ रहे हैं और एक दूसरे के व्यवहार के बारे में, आचार के बारे में अच्छी तरह से समझते रहे हैं। मैं स्वयं थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने से भी जुड़ा हूं, इसलिए आपसे एक खास समीपता भी महसूस करता हूं। आप सभी से प्रत्यक्ष संवाद का यह सुयोग हुआ, इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। आज दीक्षांत समारोह में फिर से जो स्वर्ण पदक प्राप्त करता रहे हैं, जो उपाधि प्राप्त करता है, ऐसे सब लोगों को पुनश्च पुनः बधाई और शुभकामनाएं। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।